हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके 10 चैप्टर्स हैं और जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ 8 चैप्टर है जिनको आपने करना है। मैं एक बात बता दूं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी है, डाटा भरा पड़ा है, कुछ हिस्ट्री की बातें भरी पड़ी हैं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं क्लास, यहाँ पे मैं आपको पूरी की पूरी आईडी 40 नंबर की, हर एक चैप्टर जो है लगभग क्लास 5 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। और मैं कोशिश करूंगा जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट बना दूं, जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको पार्ट में बना दूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपका पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करा दूं। मैक्रो में हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम को खत्म कर दिया है और 2-3 दिन में मनी बैंकिंग भी हमारा खत्म हो जाएगा। और क्लास मल्टीपल वीडियोस आ रही हैं डेली शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, जितना भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और पूरा का पूरा चैप्टर क्लास में आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स के अंदर। कंप्लीट चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। क्लास आपको पूरा का पूरा मजा आएगा, चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले अगर बात करूं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। देखो, आजादी एक का एक तो नहीं मिल गई हमको। ऐसा तो नहीं हुआ कि अभी तक गुलाम थे, अचानक से चला भी आज से हम आजाद हो गए, नहीं। आजादी का प्रोसेस काफी टाइम पहले से ही चालू हो गया था। हमें पता था कि कभी भी आजादी मिल सकती है, किसी भी आने वाले टाइम पे, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे क्लास हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आजादी क्लास हमको मिल सकती है। तो उस आजादी मिलने से पहले का जो दौर था, पहले का जो पीरियड था, उसी को हम लोग बोलते हैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी मिलने से पहले का जो समय है और उस समय में भारत के हालात कैसे थे, वो सारा का सारा हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बैटल की, एक युद्ध की, जो छिड़ी थी क्लास सिराज उदौला, जो बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव, जो क्लास इस बैटल की अगुवाई कर रहे थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां पे क्लास 23 जून 1757 से लेकर 15 अगस्त तक लगभग 190 साल तक भारत गुलाम बना रहा। और फिर फाइनली क्लास 23 जून फाइनली क्लास हमें आज़ादी मिली और एक बैटल लड़ा गया था, इसका नाम था क्लास बैटल ऑफ प्लाजे। 23 जून 1757, 23 जून 1757, ये डेट ध्यान रखना, जिस डेट पे क्लास बैटल लड़ा गया था, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लाजे, जिसकी अगुवाई कर रहे थे क्लास रॉबर्ट क्लाइव। और फाइनली रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पे सबसे पहले कब्जा करते हैं, फिर धीरे 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 पूरे के पूरे इंडिया में क्लास फैल जाते हैं। तो बेसिक पर्पस था अंग्रेजों का, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया था उसका बेसिक पर्पस क्या था। देखो, उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बनने लगी थी, कारखाने बनने लगे थे उस टाइम पे, और हम लोग खेतीबाड़ी ही कर रहे थे। लेकिन इंडिया का क्लास लोकेशन ऐसा है, इंडिया रिच है इन टर्म्स ऑफ क्लास, जो भी रॉ मटेरियल उनकी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, कॉटन, सिल्क, जूट हो गया, इस सब के लिए इंडिया बहुत रिच है, रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। तो इन्होंने सोचा कि यार हमारे यहाँ इंडस्ट्री बनी हुई है, ब्रिटेन ने क्या सोचा, अभी वही कब्जा कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो यहां से सारा का सारा रॉ मटेरियल उठाकर ले जाओ अपने देश के अंदर, वहां कारखानों में एज ए रॉ मटेरियल वो इसको यूज करो, उससे फिनिश गुड्स बनाओ और पूरे के पूरे देश भर में, वर्ल्ड भर में बेचो। इससे होगा क्या, उनके यहाँ के लोगों को कारखाने में काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और हमारे यहाँ से क्लास उन्होंने क्या किया, सारा का सारा रॉ मटेरियल 200 साल तक लूटा गया इंडिया को क्लास, बुरी तरीके से इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बेटरमेंट के लिए, अपने देश के एडवांसमेंट के लिए और अपने देश में होने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल उठाया और अपने देश में ले जाके शिफ्ट करने लगे। अभी कहने में तो आसान है क्लास, मैंने 1 मिनट के अंदर आपको बता दिया, लेकिन क्लास बहुत नुकसान हुआ, देश के लोगों को बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बहुत सारे क्लास एक्ट लगाए गए, नियम कानून नए नए लगाए, लोगों को मारा गया, जेल में बेवजह बंद किया गया, और फाइनली क्लास ऐसा 190 साल तक होता रहा। कितनी क्लास पीढ़ियां उसके अंदर गुजर गई और फाइनली क्लास हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें क्लास आज़ादी दिलाई, और जिसकी वजह से क्लास आज हम आज़ादी हमारे पास है, फ्रीडम हमारे पास है। तो बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, मैं बताऊंगा आगे चल के कॉलोनियल रूल क्या होता है। ओवर इंडिया वाज टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के रिसोर्सेज का यूज करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां पे कारखाने बन गए थे, कारखाने मशीनें आ गई, बट मशीन में रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो इंडिया से क्लास इन्होंने रॉ मटेरियल उठाकर अपने देश में शिफ्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई क्लास ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी से।
23 जून 1757। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पता होना चाहिए आपको। कॉलोनियल रूल कहते किसको है? कॉलोनियल रूल एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे एक ताकतवर कंट्री जो है कमजोर कंट्री के ऊपर कब्जा जमा लेती है और उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है क्लास अपनी कंट्री के फायदे के लिए। जो रूलिंग कंट्री होती है, जो उसको चला रही है, इंडिया में होने के बावजूद भी हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ, अंग्रेज जिसको गोरे कहते हैं, वो हमारे यहाँ राज कर रहे थे। तो वो क्लास इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल उठाकर अपने देश में ले जाया करते थे क्लास, यानी कि समंदर जो जहाज होते हैं उनके थ्रू अपने देश में ले जाया करते थे। इस रूल को बोलते हैं कॉलोनियल रूल, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, पावरफुल कंट्री, वेल्दी नेशन एक कमजोर देश के ऊपर कब्जा करती है उसका फायदा उठाने के लिए, राइट। अगला क्लास बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं क्लास, जहां पे बेसिकली लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का जो रहन सहन का तरीका वो बहुत लो है, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी नहीं है, लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, एजुकेशन की कमी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और ज़्यादातर लोग क्लास खेती बाड़ी पर, लगभग 85% लोग उस टाइम पे खेती बाड़ी ही कर, 100 में से 85 लोग खेती बाड़ी ही कर रहे होते थे, कहीं ना कुछ वो उगा रहे होते थे। डेवलपिंग इकोनॉमी किसे कहते हैं क्लास? डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे क्लास लो इंडस्ट्रियल बेस है, लेकिन एग्रीकल्चर से, देखो ये तो पूरा एग्रीकल्चर पे बैकवर्ड है, ये क्या है? डेवलपिंग है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, कारखाने बनाना चालू करें, लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा नेशनल इनकम वो क्या हो रहा है क्लास? धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। देयर पर कैपिटा इनकम आर राइजिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर से वो कहाँ जा रहे हैं? इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्लास बराबर का लगभग होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर जहां लोग खेती बाड़ी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां पे कारखानों में काम होता है, और फिर सर्विस सेक्टर जहां पे क्लास कारखानों से जगह जगह तक क्लास सामान पहुंचाया जाता है, वो सर्विस सेक्टर है। तो इसको बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, जो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रही है सर्विस सेक्टर और क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, और इसे लेस डेवलप इकोनॉमी भी कहा जाता है। और डेवलप इकोनॉमी जो पूरी तरीके से डेवलप हो गया, जो क्लास एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है क्लास, वो डेवलप इकोनॉमी है, जहां एग्रीकल्चर बहुत कम है, लेकिन हाँ वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन क्लासेस सब वहाँ पे टॉप नॉच की है। अच्छा, आप ना स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है? चमकीली वाइब्रेंट इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है ना? नहीं, वो वाइब्रेंट इकोनॉमी है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट मतलब स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे स्लो ग्रोथ है या नो ग्रोथ है, जिस कंट्री में ग्रोथ ही नहीं, आजादी मिलने के बाद लगभग 15-20 साल आजादी मिलने के बाद तक हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ बिल्कुल जीरो था। हम लोग खाने पीने की चीज पे भी अमेरिका के ऊपर डिपेंड। सोचो क्लास, हमारी कंट्री में कृषि प्रधान देश है भारत, और 1965 से पहले 47 के बाद हम लोग अनाज के लिए अमेरिका पे डिपेंड थे। अमेरिका लिटरली हमें अनाज दिया करता था, आप सोचो। तो इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ, ऐसी इकोनॉमी जहां पे ग्रोथ है ही नहीं। ये है क्लास की बात करता है। वाइब्रेंट इकोनॉमी, चमकीली इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, नई नई तकनीक बहुत तेजी से आती है। आप सबने जापान की कुछ ना कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे या फिर क्लास यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं जरूर देखा हो, जहां पे जापान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। वो 400-500 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन में सफर करते हैं, वहां पे क्लास बिल्कुल ही नई नई टेक्नोलॉजी, घर के अंदर की वीडियोस, लोगों का काम करने का तरीका, वो सब बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जो टेक्नोलॉजी हमने देखी नहीं वो क्लास वो पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो वो इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी है जहां पे क्लास डायनामिक चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी हर जगह यूज करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपने डे टू डे लाइफ में, हर जगह क्लास बहुत तेजी से वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करते चले जा रहे हैं। उसको बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। और वहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, उनकी खेती बाड़ी करने का तरीका ही बहुत अलग है। कल मैं दिखाऊंगा क्लास फ्री होके वीडियो आपको, जहां पे वो एक नई तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ देख ही लेते हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मैकेनाइज फार्मिंग तरीके से मैकेनाइज फार्मिंग करते हैं, जहाँ पे क्लास बहुत डिफरेंट और यूनिक पैटर्न में क्लास छोटे छोटे पेड़ों से भी बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाला जाता है। और ज़्यादातर अनाज वो क्लास, ज़्यादातर जो चीज़ें उगाई जाती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, वो चीज़ ज़्यादातर मार्केट के लिए होती है, वो चीज़ बेची जाती है क्लास। मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव है। और हमारी कंट्री में क्या था कि भाई हम खेती बाड़ी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अनाज की ज़रूरत है, हमें बेचने का कोई इरादा नहीं था। हमारे दिमाग में आता भी नहीं था कि भाई अनाज को बेचेंगे, खाने पीने की चीज़ों को इधर उधर बेचेंगे, नहीं। बस यह है किसी के यहाँ आज घिया हुआ है, किसी के यहाँ तोरई हुई है, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, किसी का टमाटर, किसी का प्याज है, वो एक्सचेंज कर लिया, कुछ इस माध्यम से चलता था अपने लिए।
अपने लिए क्लास जीते थे, अपने लिए कंजप्शन करते थे और अपने लिए ही प्रोडक्शन करते थे। लेकिन क्लास ये इकोनॉमी क्लास बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड, मुनाफा कमाने के लिए काम किया जाता है। अगला क्लास एम्प्यूटेड इकोनॉमी। कभी अगर आ गया कहीं पे क्लास तो आपको वर्ड समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो ब्रिटिशर्स ने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन चालू किया हमारे यहाँ कब्जा करने के लिए। उन्होंने क्लास एक पॉलिसी अप्लाई, डिवाइड एंड रूल। लोगों को ऊपर एक साथ कब्जा नहीं कर सकते। बहुत दुख की बात है, आज के टाइम पे भी जो हमारी सरकारें हैं वो यही करती चली जा रही हैं, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांटो, लोगों की लड़ाइयाँ करवाओ क्लास, लोगों को बांटो और उनके ऊपर शासन करो। अंग्रेज क्लास उस टाइम पे यही पॉलिसी अपना रहे थे। उन्होंने ही क्लास जो है लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में क्लास लड़ाई करवाई, कई लोगों की, हजारों करोड़ों लोगों की जान गई। सरकारों की जान कभी नहीं जाती, सरकार तो अपना क्लास हाई जेट प्लस सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं जा रहा। लेकिन आम जनता जिसका कोई लेना देना नहीं है वो लड़ता है उसके लिए, जिस इंसान से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो उसको नहीं जानता है, बस वो किसी धर्म के नाम पर या कुछ उनकी कम्युनिटी के नाम पर किसी भी नाम से लड़ना चालू कर देता है। अंग्रेजों ने यही शासन किया, लोगों के ऊपर फूट डालो, लड़ाई करवाओ, है ना, आपने मूवीज में भी देखा होगा, बांटो, लोग लड़ेंगे, लड़ेंगे तो क्लास उनके ऊपर कब्जा करना जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं एम्प्यूरेट इकोनॉमी। ये किसी बेसिस पे भी हो सकता है क्लास, बेसिस ऑफ रिलीजन, बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर। लैंग्वेज के बेसिस पे क्लास ईस्ट पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई जो बाद में जाके क्लास बांग्लादेश बना। अच्छा, आगे क्लास मैं आपको ना इस पूरी इंडियन इकोनॉमी को बहुत मजेदार तरीके से कराऊंगा, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस, बिल्कुल मजा आएगा आपको बैठ के सुनने में कहानी की तरह। बस सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंडियन इकोनॉमी में 40 में से 40 दिवाने की जिम्मेदारी क्लास मेरी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ क्लास सिलेबस से थोड़ा सा बियॉन्ड भी है, ताकि आपको मजा भी आए और क्लास जो चीजें बता रहा हूँ क्लास बहुत आराम से स्मूथली पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला है सेमी फेडरल इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम को लाया गया, जमींदारी सिस्टम को लाया गया। जमींदारों से बोला गया दबा के लूटो किसानों को, दिन रात उनसे काम कराओ और हमें टैक्सेस देते चले जाओ और हम आपको रोकेंगे नहीं, आप इनको मारो पीटो कुछ भी करो। तो इस सिस्टम को बोलते हैं क्लास सेमी फेडरल इकोनॉमी, जहां पे बेसिकली लैंड सेटलमेंट सिस्टम, एक फ्यूडल रिलेशनशिप बना दिया गया लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक गंदा रिलेशनशिप बना दिया गया, जहां पे लैंडलॉर्ड यानी जमींदार जो है वो हाई रेवेन्यू चार्ज करते थे, हाई लगान चार्ज करते, हाई रेवेन्यू चार्ज करते थे, लगान चार्ज किया जाता उनसे। तो क्लास वो लोग क्या करते थे, कल्टीवेटर्स जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए क्रूएल हो जाते थे, उनको मार पीट के बहुत ज्यादा काम कराते थे बेचारे। आप यकीन नहीं मानोगे, उनके कर, अगर किसी ने कर्जा ले लिया ना उस टाइम जमींदारों से, तो जमींदार उनके बच्चों तक से भी क्लास काम करवाते थे कि तुम्हारे पिताजी कर्जा लेके मर गए थे तो तुम भी काम करो जिंदगी भर, तुम्हारे बच्चे भी काम करेंगे। ये सिस्टम था। वो बेचारे जाए कहाँ, अपनी बात रखे कहाँ। आज आज के टाइम पे देखा है तो ये पॉसिबल नहीं, सोशल मीडिया है, लॉ है। उस टाइम पे क्लास सरकार ने ही उनको ऐसा बोला था करने के लिए कि आप जितना काम कराना है कराओ, हमें अपना लगान जो है, हमें टैक्सेस जो है वो टाइम पे क्लास पेमेंट करते चले जाओ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो चैप्टर में क्लास आपको हेल्प करेगा। अब हम इस चैप्टर में क्लास ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे हालात कैसे थे और उनके आने के बाद उन्होंने हमारे देश को कैसे अलग अलग सेक्टर में, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हमारा ट्रेड सेक्टर हो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, उसको कैसे इन्होंने क्लास बर्बाद किया। और प्लीज वीडियो को एक बच्चे तक शेयर करना और मुझे फीडबैक चाहिए कमेंट सेक्शन में, आपको समझ आया कि नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है सर वन शॉट में करा रहे हो तो कुछ छूटेगा तो नहीं, कुछ नहीं छूटेगा। आप इसको वीडियो को 4 बार में देखोगे 4 पार्ट बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही बार में अच्छे से क्लास आप एक चैप्टर को पढ़ो और एक दिन आप पूरा दे दो इस चैप्टर के ऊपर। एक दिन पूरा का पूरा वीडियो देखो, लर्न करो और एक दिन में एक चैप्टर खत्म करो। और एक एक दिन गैप लेके ऐसा करो, 16 दिन के अंदर 8 चैप्टर पूरे खत्म हो जाएंगे अच्छे से। कोई चैप्टर में भी ज्यादा लगे, कोई चैप्टर कम लगे, बट फिर भी मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर आपका पूरा 40 नंबर आपकी जेब में होंगे। 12th सीयूईटी और बोर्ड और प्री बोर्ड हर जगह ये क्लास आपकी हेल्प करेगा। राइट, चलो बिफोर द एडवेंट, एडवेंट मतलब आगमन, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे हालात कैसे थे जरा देख लो। अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी प्रोस्पेरस थी। प्रोस्पेरस इकोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रिलेंट, आत्मनिर्भर था। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, हम अनाज उगाते थे, अपने खाने पीने की चीजें क्लास उगाते थे, कंजप्शन करते थे और बार्टर सिस्टम चला के एक्सचेंज करके हम लोग अच्छे से जीते थे। हम लोग किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं थे। प्रोस्पेरस, बाद में अंग्रेजों के गुलाम बनाने के बाद हम अमेरिका पे डिपेंड हो गए। सोचो भारत में कितनी खेती बाड़ी की जाती है। आपने कभी ट्रेन का सफर किया होगा, ट्रेन में आप जहां जहां जाते हो वहां वहां तक खेती बाड़ी ही दिखती है। सोचो इतनी खेती बाड़ी होती है हर जगह, लेकिन फिर भी हमें अनाज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ गया था।
क्यों करना पड़ गया था आगे डिटेल में बताऊं क्लास, वो लॉ क्या था, क्यों करना पड़ गया था। लेकिन हाँ, अंग्रेजों के आने से पहले क्लास हमारी इकोनॉमी प्रोस्पेरस थी, हम लोग अनाज के लिए, फूड ग्रेन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं थे। हमारी इकोनॉमी एग्रीन इकोनॉमी, ज़्यादातर लोग 85% लोग अराउंड जो है वो खेती बाड़ी किया। जो डेटा तुम्हें याद करने के लिए चाहिए होगा मैं लिखवा दूंगा, वो अच्छे से लर्न कर लेने से। फिलहाल इस चैप्टर में एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है, शुरू में बैटल ऑफ प्लाजे 23 जून 1757, वो ध्यान रखना। आगे जो जो डेटा आएगा बताऊंगा उसको ध्यान रखना है बस आपने। अभी ये भी याद कर लो क्लास, अराउंड 85% लोग जो है वो खेती बाड़ी किया करते थे। तो सब लोग खेती बाड़ी करते थे, बाकी थोड़े बहुत लोग कुछ और काम करते थे, वो भी एक्सचेंज करके अपना काम गुजारा चलाते थे। अगला है क्लास, इंडियन वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। अनाज की हमारे पास कोई, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप, इनकी हमारे पास कोई कमी नहीं थी, भरपूर मात्रा में हमारे पास अनाज था। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना वो वेल नोन थी। वेल नोन मतलब हमारा जो हमारे जो कला, जो मतलब हाथ से कढ़ाई बुनाई करते हैं ना कारीगर, उनका काम इतना फाइन था। प्रीसियस स्टोन हो या क्लास मेटल का काम हो, ज्वेलरी का काम हो, नक्काशी करने का काम हो पत्थरों के ऊपर, या जो पत्तों से बहुत सारी डिजाइनिंग बनाई जाती है, अलग अलग कला, संबलपुर की जो साड़ीज बनाई जाती हैं, या फिर आप पेंटिंग देखोगे बिहार के अंदर क्लास, आप अलग अलग जगह जाके जो पेंटिंग उनकी होती है, दीवारों पे जो कला की जाती है, वो सब बहुत फेमस था। और हाथ से बनाया गया हुआ सामान हमारा बाहर कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता था और हमें अच्छे खासे पैसे मिलते। हमारी जो क्राफ्टमैनशिप थी ना वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की थी, जिसको बोलते हैं वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्लास टॉप नोच का था, हम लोग चीज़ों को अपने देश के बाद बाहर एक्सपोर्ट भी किया करते। ये सारे अच्छी चीज़ें थी हमारी अंग्रेजों के आने से पहले। और क्लास बता दूं, जो एक थोड़ा सा क्लास ये टॉपिक है मसलिन का। मसलिन कॉटन, जो मसलिन है एक कॉटन फैब्रिक है ऑफ प्लेन वीव, इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, नाउ बांग्लादेश, अभी तो बांग्लादेश में चला गया, स्पेशली इन, क्योंकि जो बंगाल था ना उसके कुछ एरिया में मुसलमान लोग ज्यादा रहते थे, तो उसको डाल दिया पाकिस्तान के अंदर। फिर क्लास पाकिस्तान से लड़ाई हो गई उनकी, तो क्लास वो फिर अलग हो गए, बांग्लादेश बन गए। हम आगे चल के पढ़ेंगे और अपने जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर डीपली इसके बारे में बात करेंगे। बहुत क्रुएलिटी दिखाई थी पाकिस्तान ने उस टाइम पे। स्पेशल इन प्लेसेस एंड अराउंड ढाका, द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड मलमल। नाम सुना होगा ना कुर्ती मलमल की, है ना। तो ये कुछ एक ऐसा कपड़ा था ना, देखो ये हाथ से बनाया गया है, ये इतना फाइन है, इतना हल्का कपड़ा है क्लास, को बोलते हैं क्लास मसलिन। और यहाँ का ओरिजिन कहाँ से है क्लास, बंगाल से, ध्यान रखना। एंड फॉरेन ट्रैवलर आर यूज्ड टू रेफर्स इट एज अ मलमल शाही और मलमल खास, इम्प्लाइंग दैट इट वाज वॉर्न बाय और फिट फॉर द रॉयलिटी। तो ये चीज़ें क्लास, ये कपड़े जो एक रॉयलिटी का शाइन था कि यार हम लोग इसको यूज, जो रॉयल लोग जो है वो इसको यूज करते थे। तो आप इससे इससे क्या जानते हो क्लास, की जो मसलिन है वो बेसिकली कहाँ से ओरिजिन करता है, बंगाल से। फिलहाल वो बांग्लादेश में चला गया। रॉयल लोग क्लास को यूज करते थे, मखमल खास और मखमल शाही। अच्छा, अब हमें देखना है क्लास की अलग अलग जगह हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, डेमोग्राफिक कंडीशन है, उसको अंग्रेजों ने कैसे हमारा तबाह किया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में अंग्रेजों ने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे खराब किया। हमारा जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है। तो हमारे एग्रीकल्चर को खत्म करने में क्लास सबसे पहला जो पॉइंट था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम एक ऐसा ट्राई एंगुलर रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में क्लास, एक ट्राई एंगुलर रिलेशनशिप। ये है क्लास ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और ये हो गया क्लास आपके लैंडलॉर्ड, और ये हो गया फार्मर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड से बोला कि भाई हमें प्रॉपर टाइम पे लगान दे दे, उस समय लगान बोलते थे, हमें लगान देते रहना, जो भी आप अनाज उगाते हो उसका थोड़ा बहुत हमें भी लगान देते रहना, तभी तुम्हारी जमींदारी मेंटेन रहेगी और तुम किसानों से जितना भी काम करा सकते हो। कोड़े से मार मार के काम पहले कराया जाता था, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं था। समझ रहे क्लास बात को। अंग्रेजों को बहुत मारा पीटा जाता था क्लास, तोड़ा जाता था ढंग से उनको, उनसे काम, सॉरी, अंग्रेज जो है इनके साथ अत्याचार करते थे और ये डबल ट्रिपल अत्याचार इनके साथ करते थे। और ये बेचारे इनके पास जाके कंप्लेन भी नहीं लिखवा सकते क्योंकि क्लास ये इन्हीं की देन है।
तो ये कंप्लेन किसको, कंप्लेन सुनी नहीं जाती थी। तो बेचारे इनको समझ आ गया था भैया अगर जीवन व्यापन करना है, सजा है क्लास जिंदगी भी एक, अगर जीवन व्यापन करना है तो भैया यहाँ पे दिन रात बस काम करते चले जाओ। और यहाँ से इनको क्लास पैसे मिलते थे, फिर ये अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो खरीद पाते थे। तो सबसे ज्यादा अत्याचार उन लोगों को, उन गरीब किसानों को होता था जिनके पास जमीन ही नहीं थी खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये बेचारे इनके यहाँ काम करते थे, इनको बहुत ज्यादा मतलब कम पैसे देते थे, बहुत ज्यादा काम करा देते और इनको टैक्सेस पे करते थे। तो ये खुश लेकिन ये बेचारे फंस जाते थे। इस सिस्टम को, इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को कहा जाता है क्लास जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकंड है क्लास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जमीन हमारे पास बहुत सारी थी लेकिन उपज बहुत कम, कीड़े मकोड़े खा जाते थे, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई करने की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास कोई भी खाद डालने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, बारिश के ऊपर डिपेंड था सारा का सारा, है ना। तो कोई ऐसा कीटनाशक वगैरह भी नहीं था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी, हमारे देश में नहीं आया हुआ था उस टाइम तक। तो जमीन ज़्यादा होने के बावजूद भी जो हमारा आउटपुट था पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे वो बहुत ही ज़्यादा कम था। उतनी ज़मीन पे अमेरिका बहुत अनाज उगा रहा है, हमारे यहाँ अनाज नहीं उग रहा है ज़्यादा। अगला है क्लास कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ना कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइज मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए सरकार ने किसानों से ये कहना चालू कर दिया कि आप कॉटन, सिल्क, इंडिगो ये चीजें उगाओ। जूट, जूट जो रस्सी बनती है, जिससे ना रस्सी बनती है ना, वो जूट बोलते हैं, जो आपके घर में बोरा जिसको बोलते हैं ना क्लास, ठीक है, बोरा रस्सी, तो उससे बनता है। तो इन्होंने बोला कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो ये चीजें आप उगाओ। अगर आप ये चीजें उगाओगे ना, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, जूट, तो हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। तो लोग मजबूर हो गए, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया गया, इनसे बोला गया भैया आप कॉटन, सिल्क, इंडिगो, जूट उगाओ, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। तो बेचारे किसान वही उगाते थे, जमींदार उनको बोलता आप यही चीज उगाओ, है ना, कपास की खेती करवाते थे। अब इसके बाद हुआ क्या कि अब इनको अनाज कहाँ से मिलेगा, इनको पैसे दिए गए लेकिन फिर ये क्लास पैसे लेके दूर दूर शहर तक जाते थे और अनाज लेकर आते थे, मतलब खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी। बट हाँ ये है कि इनको पैसा भी मिलने लगा। दिस इज कॉल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगला स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी सेक्टर को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट का आना बहुत जरूरी है। किसी भी सेक्टर को ग्रो करने के लिए बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, हमारी कंपनी के अंदर फैक्ट्री लगाती हैं, चाहे टेस्ला हो, चाहे क्लास एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, वो आती हैं हमारे यहाँ, कारखाने लगाती हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाती हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें रिसर्च किया जाता है, उसको ग्रोथ किया जाता है, कैसे ग्रो होगा, ये वाला सेक्टर कैसे ग्रो होगा। तो वो चीजें क्लास होती है कब, जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है। ना ही हमारी सरकार ने, ना ही क्लास हमारे देश की किसी रिच पर्सन ने, और ना ही क्लास बाहर से किसी ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में कोई एक रुपया लगाया, सोचा ही नहीं डेवलप करने में। जैसे आप हो भैया, आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तभी तो आप ग्रो कर रहे हो। अगर आपके माता पिता आपको आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा खर्च करना बंद कर दे, तो क्या आवारों की तरह घूमोगे यहाँ वहाँ, क्राइम करोगे और अपना गुजारा करोगे? लेकिन घर वाले आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा, समय, इमोशंस आपके ऊपर लगा रहे हैं ताकि आप पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन सको, उनके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आप अपना जीवन व्यापन कर सको। क्योंकि उनके सामने वो आपको बर्बाद होते नहीं देख सकते, वो बहुत दुख होगा, उन्होंने पेट से निकाला आपको। सिमिलरली क्लास एग्रीकल्चर के पीछे भी बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी ने, ना फॉरेन गवर्नमेंट ने, ना ही क्लास हमारी गवर्नमेंट ने, और ना ही क्लास और किसी ने भी, किसी जमींदार ने कुछ भी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करने के लिए काम ही नहीं करा। तो वही पुराने तरीके से खेतीबाड़ी जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो बहुत ज्यादा गिर गया था, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्लास इसी तरीके से बर्बाद किया गया अंग्रेजों द्वारा। 4 पॉइंट ध्यान रखना: लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कमर्शियलाइजेशन के अंदर लिख लेना क्लास पॉइंट: जूट, कॉटन, सिल्क, इंडिगो। ठीक है, जूट, कॉटन, सिल्क, इंडिगो। तो इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इन्होंने बर्बाद कर दिया। अच्छा, एक और हुआ क्लास पार्टीशन। जब अब हुआ क्या, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मुस्लिम की आबादी क्लास कम थी, माइनॉरिटी पे थे उस टाइम पे। तो आज़ादी के टाइम पे थोड़ा सा बताऊंगा शॉर्ट में, ज़्यादा डीपली नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लास मुस्लिमों की तरफ से पक्ष रखा कि भैया हमें अपना अलग देश चाहिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सरकार चलाएंगे और हम लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं। तो भैया हमें अपनी सरकार अलग बनाने, हमें अपना संविधान अलग बनाना, देश अलग बनाना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बंटवारा किया गया, एक ऐसा बंटवारा जो क्लास बांटा गया एरिया के बेसिस पे नहीं कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे क्लास एरिया जो पाकिस्तान का था, जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, बंगाल की तरफ भी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते
देते हैं मैप में। तो ये दो एरिया मैप में, ये वाला और नीचे बंगाल के पास वाला एरिया, इसको क्लास इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हो गया। जब पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हुआ क्या कि इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिसीव अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू पार्टीशन। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, ज्यादातर जो क्लास अनडिवाइडेड हाईली इरिगेटेड लैंड था ना, वो क्लास पाकिस्तान में चला गया। जो खेती, जहां बहुत अच्छी खेती हो रही थी, जमीन की ना एक उपज होती है, फर्टिलिटी जमीन की भी होती है कि वे बीज डाला तो क्लास आराम से जो है पौधा अच्छा बन गया, कीड़े मकोड़े नहीं लगे। तो वो चीजें क्लास, वो सारा एरिया कहाँ चला गया क्लास, पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो पाकिस्तान बेसिकली ज्यादातर एग्रीकल्चर डिपेंड है, और वो भी क्लास वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो पाकिस्तान की कंडीशन अच्छी, नहीं तो खराब। ये है क्लास, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया ना, जिसको नील बोलते हो ना, नील। ऑलमोस्ट द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ना सारा का सारा, वो चला गया क्लास ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको आज की डेट में बांग्लादेश कहा जाता है। तो इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड एंजॉयड अ वर्ल्ड मोनोपोली सो फार सफर्ड अ हेवी लैक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लास हमारी जो इंडस्ट्री थी ना, वो रॉ मटेरियल के लिए तरस गई, क्योंकि वो सारा का सारा चला गया पाकिस्तान के एरिया में। अब हम वहां से इंपोर्ट करेंगे तब आएगा, या बांग्लादेश के एरिया में चला गया, आज बांग्लादेश है, उस टाइम पे पाकिस्तानी था। समझ क्लास बात को। तो नुकसान क्या हुआ, जूट इंडस्ट्री सारी की सारी हमारे यहाँ से निकल गई, पाकिस्तान में पहुंच गई क्लास, आज बांग्लादेश में है। और सारा जो हाईली इरिगेटेड लैंड है वो भी कहाँ चला गया क्लास, पाकिस्तान के पास चला गया। ये बात ध्यान रखना। नाउ अगला पॉइंट है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इन्होंने कैसे खराब किया, कैसे बर्बाद किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब करने में सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना, वो अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से क्लास खराब किया, बहुत बुरी तरीके से क्लास इसको मतलब इम्पैक्ट डाला उस पर। क्या इन्होंने किया क्लास, एक टैरिफ पॉलिसी बनाई, डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव करने वाली टैरिफ पॉलिसी। वो टैरिफ पॉलिसी कैसी थी, ध्यान समझना। ये है क्लास ब्रिटेन और ये है इंडिया। इन्होंने बोला, ध्यान समझना क्लास, ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव करने वाला टैरिफ पॉलिसी, कि अगर क्लास इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल बाहर जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो यानी कि इंडिया से दबादब रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जा रहा है और ब्रिटेन वालों को क्लास कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ना इनको कोई टैक्स देना पड़ रहा है, और आराम से सारा का सारा रॉ मटेरियल उठा उठा के अपने देश में ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया से अगर कोई फिनिश गुड्स बाहर जाएगा, कुछ कारखाने तो थे, टाटा बिरला ऐसे कुछ कारखाने चला रहे थे वो लोग, ठीक है, और भी छोटे मोटे कारखाने, छोटे मोटे, भाई थोड़ा बहुत तो था ही ना भाई। तो वो इंडिया से अगर फिनिश गुड्स बना के ब्रिटेन भेजेंगे ना, तो उन पे हैवी टैक्स लगेगा। यानी कि ये लोग 100 का सामान बेच रहे हैं, सरकार कहती है 100 और हमें टैक्स दे दो, तो सामान हो गया 200 का। आज महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सरकार टैक्स पे टैक्स लगाती चली जा रही है। आपकी जितनी भी इनकम आप कमाते हो, उस इनकम पे टैक्स देने के बाद जो इनकम बचता है, उस इनकम पे जो बचा टैक्स देने के बाद, उस पे जब आप 4 जगह खर्च करते हो अलग अलग जगह, तो हर खर्चे पे आपको क्लास टैक्स देना पड़ता है। घर के लिए हाउस टैक्स, रोड के लिए रोड टैक्स, टोल टैक्स, पॉल्यूशन के लिए क्लास पॉल्यूशन टैक्स देते हो आप, गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट टैक्स भी है, इनकम क्लास कमाते हो कंपनी से तो कॉर्पोरेट टैक्स, सैलरी वालों के लिए टीडीएस, हर एक टाइप का टैक्स देते हो। फिर जो कट के पैसा आता है फिर उस पर खर्च करते हो, फिर टैक्स देते हो। गाड़ी खरीदने पे टैक्स है, ठीक है, पेट्रोल पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस आधे से ज्यादा हैं, फिर अलग अलग टाइप के सेस लगाए जाते हैं सरकार द्वारा। फिर उसके बाद जब गाड़ी खरीदते हो तो रोड टैक्स आप देते हो, फिर रोड पे जाने के लिए टोल टैक्स आप देते हो। ऐसे अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो टैक्सेस कहाँ से वसूले जाएंगे, अल्टीमेट सारा बर्डन फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आता है। तो इसी तरीके से 100 रुपए का सामान जब क्लास, फिर आप पैसे को अगर इन्वेस्ट करते हो ना, तो भी इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स लगता है। अगर आप उसको बेच रहे हो ना, तो फिर उस पे एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स लगेगा। आपने एफडी भी कराई तो एफडी पे भी जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो भी आपके टैक्स कटने के, टीडीएस कटने के बाद ही मिलेगा। तो आप किसी तरीके से बच नहीं सकते, आपको टैक्सेस पेमेंट करने ही करने हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो ऑन एन एवरेज इंसान अपने इनकम का लगभग 42-43% जो है वो भर देता है टैक्सेस के रूप में, डायरेक्ट। और फिर जो इनडायरेक्ट चीजें खरीदता है उन पे भी टैक्स भरता है, वो अलग। तो 100 रुपए का मान लो आपने सामान बनाया, सरकार से 100 दो, तो भाई ये बाहर वालों को कितने का बेचेंगे, 200 का, बाहर वाले खरीदेंगे नहीं। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर थे ना क्लास, उनका माल ही नहीं बिक रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या, ब्रिटेन जो हमारी गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या बोला, भाई बाहर आप जो भी फिनिश गुड्स बेचोगे उस पर हम हैवी टैक्स चार्ज कराएंगे, लेकिन अगर बाहर से कोई फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा,
फिनिश गुड्स बाहर से इंडिया में आएगा, उस पर नो टैक्स, ताकि ब्रिटेन का 100 का माल इंडिया में 100 का आ जाए और लो क्लास ब्रिटेन का माल खुशी खुशी सस्ते में खरीदे और ब्रिटेन का माल दबादब इंडिया में बिके। सोचो कितना बड़ा मतलब भेदभाव है साफ साफ, कि हम अगर बेचेंगे तो हैवी टैक्स, ताकि हमारा सामान बाहर महंगा हो जाए, लोग ना खरीदें, और बाहर वालों का सामान हमारे देश में आ रहा है उस पर नो टैक्स, ताकि वो सस्ता मिले हमारे देश के लोगों को, हम लोग बाहर सामान खरीदे। कुल मिला के वो चाहते थे कि हम लोग बाहर से चीजों को खरीदें, देश से हम कुछ भी ना खरीदें, ताकि हम कहीं ना कहीं ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड होते चले जाएं। वो जो भी हम उन पे डिपेंड होते चले जाएंगे, हम जियो पे डिपेंड हो गए, फिर जियो ने रेट बढ़ा दिया, अब हम कहाँ भागेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि हम डिपेंड हो चुके हैं जियो के ऊपर। तो यही चीज है क्लास, ये हो गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसकी वजह से हुआ क्या, एडवर्स इम्पैक्ट क्या हुआ इस पॉलिसी का। बहुत सारी बेरोजगारी हुई, जो लोग काम कर रहे थे क्लास वो बेरोजगार हो गए क्योंकि उनका माल बाहर बिका ही नहीं, और हम लोग फिर डिपेंड हो गए किस पे, फॉरेन गुड्स के ऊपर। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, हम अनाज गेहूं बाहर भेज रहे थे, वहां से आटा बन के हमको मिल रहा था। यार इससे अच्छा हमारे यहाँ आटा बनाने का कारखाना लगा दी जाए, तो भी हम भी आटा जो है वो बना लेंगे, जो चक्की लगा दी जाए तो हम भी आटा, ये आटे का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, सिंपल एग्जाम्पल। हमारे यहाँ से जूट जा रहा है, वहां से क्लास जूट बैग बन के आ रहा है, क्यों भाई हमारे यहाँ कारखाने लगा दो, नहीं, क्योंकि उनको हमारे देश के लोगों को रोजगार थोड़ी देना था, उनको तो ब्रिटेन का डेवलपमेंट करना था, उनके देश के लोगों को रोजगार देना था। तो हमारे यहाँ कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री थी ही नहीं। जीडीपी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था बहुत कम था, क्योंकि देखो जीडीपी में जो जीडीपी बनती है ना, वो 3 सेक्टर के आउटपुट से बनती है, प्रोडक्शन सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत लो था। सरकार कोई एग्रीकल्चर पे भी कोई काम नहीं कर रही थी, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई काम कर रही थी। अगला है क्लास लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रही थी। यहाँ सरकार ने क्लास बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। फॉरेन ट्रेड, ये है क्लास इंडिया का मैप, और ये है क्लास वर्ल्ड मैप में यूरोप का साइड का मैप है। अब अफ्रीका का है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लास लंदन देखो ये रहा, है ना, लंदन ये रहा, अब इंग्लैंड लंदन ये रहा। अब मुंबई बेसिकली क्या है, एक मतलब बंदरगाह है मुंबई में। अगर जो बच्चे मुंबई में देनो वेरिबल की समंदर से सटे हुए हैं क्लास, क्या डेवलपमेंट है, जहाज ही जहाज देखने को मिलते हैं क्लास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता है वहाँ पे। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज ने अंदर अंदर धीरे धीरे रेलवे बिछा दी। रेलवे बिछाने के बाद गांव गांव से अनाज कलेक्ट होने लगा, सारा का सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट होने लगा, इंडिगो, सिल्क, जूट, कॉटन, है ना। तो वो सारा का सारा क्लास इस तरीके से पानी के रास्ते से लगभग 19,800 किलोमीटर का सफर तय करके कई दिनों में क्लास यहाँ पे लंदन माल पहुंचता था। तो डिस्टेंस लंबा तो समय ज़्यादा लगता था। लेकिन हुआ क्या उस टाइम पे क्लास, यहाँ पे यहाँ जो रेड सी और जो मेडिटेरियन सी है ना, उन दोनों को जोड़ने के लिए क्लास इजिप्ट की सरकार ने एक कनाल बनाया जिसका नाम है स्विस कनाल। ध्यान रखना क्लास, 10 साल लगे इसको बनने में। स्विस कनाल बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब मुंबई से माल ले जाना लंदन तक वो लगभग आधा हो गया, 11,600 किलोमीटर हो गया, यानी रूट छोटा हो गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने दबादब इंडिया से रॉ मटेरियल उठा उठा के अपने देश में ले गए। और 200 साल बहुत होते हैं क्लास, अगर ऐसा ही 10 साल 15 साल भी करेंगे ना तो भी बहुत माल उठा के ले जाएंगे, और वहां से फिनिश गुड्स यहाँ पे लेके आने लगे। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था ना, वो ज्यादातर ट्रेड मोनोपोली वो ब्रिटेन को ही हो रहा था, यानी हम लोग सारा सामान जो दे रहे थे वो ब्रिटेन को ही दिए जा रहे थे, और देशों से तो हमारा कुछ ज्यादा लिंक था ही नहीं, सिर्फ ब्रिटेन को, ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार ही ब्रिटेन की सरकार थी। तो हम लोग क्या बन गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल का, हम लोग सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट कर रहे थे। और एक्सपोर्ट मतलब उस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट, आज हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस में नहीं है, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं 100 का, इंपोर्ट करते हैं 200 का, है ना, मतलब माइनस का 100 हो गया बीओपी। लेकिन उस टाइम पे हम एक्सपोर्ट ज्यादा का कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, सोचो। तो अब सर इसमें बुराई तो है कि हम सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन के रह गए रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स का। कच्चा माल वहां देते हैं, फिनिश गुड्स यहाँ से बन के आता है कि नहीं। तो सर बहुत सारा पैसा भी तो आ रहा होगा, यस, बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे थे तो बाहर से बहुत सारा पाउंड, बहुत सारा पैसा हमारी कंट्री में आ रहा था। लेकिन इस पैसे का भी इंडिया के डेवलपमेंट पे सरकार ने यूज नहीं किया। इस पैसे से भी सरकार ने क्या किया, अपना कॉलोनियल सेटअप स्ट्रॉन्ग किया। इनको सरकार को पैसा दिया, 45 के टाइम तक आते आते क्लास वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो पीक पे था। तो उस टाइम पे इन्होंने इस पैसे से वर्ल्ड वॉर 2 पे पैसे को खर्च किया। बाहर से जो इनविजिबल सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं,
बाहर से उन पे पैसा लगाया, देश के डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को या टर्जी सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्लास इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, कोई स्कूल कुछ भी नहीं बनाया, बस अपने यहाँ लोग काम कर सकें इसलिए। भाई 190 साल तो बहुत होता है ना, तो लोग को काम कर सके। साउथ के एरिया में क्लास तमिलनाडु, केरला, इधर की तरफ इन्होंने क्या करा, कुछ अंग्रेजी स्कूल बनाए जहाँ पे क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया गया ताकि लोग इंग्लिश पढ़ें और बाद में उन लोगों से वो लोग भी आके हमारे यहाँ काम कर सके। पता है वहाँ भी बहुत भेदभाव होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है वो उनको मिलता ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब तो जी ब्रिटेन वाले ही करेंगे, तुम तो छोटे मोटे काम ही करोगे, क्लर्क के लेवल के काम जो है, फॉरमैन के काम जो है तुम वो करोगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है भाई वो तुम लोग नहीं करोगे। तो वहाँ पे कुछ स्कूल बनाया गया, यही रीज़न भी है क्लास की। वहाँ के आप देखो ना, छोटे बच्चे बच्चे भी वहाँ पे कोई रेडी पटरी भी लगा रहा है तो उसको भी इंग्लिश बहुत हद तक आती है, ठीक है। तो हम एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स का। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ना वो क्लास मोनोपोली कंट्रोल पे आ गया, मतलब सारा का सारा हम एक्सपोर्ट किसको कर रहे थे, ब्रिटेन कर रहे थे। ये जो स्विस कनाल बना ये इजिप्ट की सरकार ने बनाया, मिस्र देश, मिस्रवासी जहाँ पे पैरामिड्स बने, 1859 से लेकर 1869 तक बन के तैयार हुआ। ये डेटा ध्यान रखना, स्विस कनाल 1859 से 1869 तक बना, यानी 1869 में कंप्लीट हुआ। किसकी सरकार ने, इजिप्ट की सरकार ने बनाया। और उस टाइम पे क्लास हम आधा ट्रेड जो है वो अकेला किसको कर रहे थे, ब्रिटेन को कर रहे थे। बाकी श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, पर्शिया हो गया, हम इनको कर रहे थे। लेकिन आधा ट्रेड सोचो, अगर सोचो 200 देश के बीच में हम अपना आधा ट्रेड सिर्फ एक देश को कर रहे हैं तो ये मोनोपोली ही कहलाएगा। फिर सरकार ने इस पैसे का जो एक्सपोर्ट सरप्लस आया उस पैसे का क्लास ड्रेन किया, अच्छे से यूज नहीं किया, अपने कॉलोनियल रूल सेटअप करने में, इनविजिबल सर्विसेज को इंपोर्ट करने में, और वर्ल्ड वॉर में इस पैसे को सरकार ने खर्च कर दिया, मतलब इसको भी हमारे फायदे में नहीं लगाया। डेमोग्राफिक कंडीशन, हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो भी क्लास ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में अच्छा नहीं था। इंडिया का क्लास डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत खराब था। 1921 तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर है जिसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी आज तक घटी नहीं, हमेशा बढ़ती ही रही है। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं। 1921 के बाद क्लास इंडिया सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पहुंच गया। मैं बता दूं, फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जहां पे क्या होता है क्लास कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बढ़ रहा है, लेकिन 1921 के बाद बर्थ रेट तो क्लास बढ़ रहा था बट डेथ रेट थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, लोग मरने कम लगे, पैदा ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं, हमेशा 1921 के बाद क्लास बढ़ता ही रहा, ठीक है। Before 1921, the population of India was not stable. Sometime it was increased and other time it decreased. Hence, after this year, there has been a considerable and continuous increase in the population. और population की जनगणना करने के लिए क्लास ऑफिशियल सेंसस आया, तो जो पहला ऑफिशियल सेंसस आया वो 1881 में आया। The first official census was conducted in 1881 और क्लास it was carried out after every 10 years. हर 10-10 साल में ऑफिशियल सेंसस जो है वो क्लास आता है। और वो पहला ऑफिशियल सेंसस कब है, 1881 में, आखिरी 2011 का था। 21 वाला क्लास कोविड की वजह से भी पूरी तरीके से पब्लिश नहीं हुआ है, राइट। अच्छा, अब फॉलोइंग द पॉइंट शोज, ये सारे पॉइंट हमें बताते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन जो है वो अच्छा नहीं था। जैसे सबसे पहला हाई बर्थ रेट डेथ रेट, पैदा ही बहुत ज़्यादा लोग हो रहे थे और डेथ भी बहुत ज़्यादा लोगों की हो रही थी। सर बर्थ रेट किसको कहते हैं, हर 1000 में से कितने लोग पैदा हो गए और 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई। 1000 लोगों को पिंजरे में बंद कर दो, उसमें से कितने लोग पैदा हो गए, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। मान लो 1000 में 50 पैदा हो गए, 100 पैदा हो गए, 10 पैदा हो गए, और 1000 को बंद कर दिया, उनमें से कितने लोग मर गए, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। तो हमारा बर्थ रेट 48 था और डेथ रेट क्लास 40 था पर था। हर 1000 में से 40 लोगों की मृत्यु हो रही थी और 48 लोग पैदा हो रहे थे। तो ये बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई था। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट बहुत कम था, मतलब फीमेल लिटरेसी रेट लिटरली 7% था। कुल 100 में से सिर्फ 7 लोग पढ़े लिखे थे और मेल लिटरेसी रेट 16%। आज ये 90 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है, कई स्टेट में 100% पहुंच गया है। तो लिटरेसी रेट कितना कम, अब लोग पढ़े लिखे ही नहीं है तो फिर मतलब बैल बुद्धि, और बैल बुद्धि अगर है तो उन पर क्लास कंट्रोल बांट के लड़ाई झगड़ा करवा के उनका पागल बनाना क्लास कितना आसान है। आज भी रेट पे क्लास लोग 500-1000 रुपए अद्धा पौवा लेके क्लास मीट चिकन लेके क्लास किसी भी सरकार को आंख बंद करके वोट दे देते हैं, और उसके बाद वही सरकार क्लास उनको जो मीट का खर्चा देती है, पैसे देती है, वो क्लास उनका ना सड़क बनाती, ना उनको रोजगार देती, ना वहाँ पे कारखाने लगने देती, वो सारे पैसे वो खुद खा जाती। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पैसा आपको देख के दिया जा रहा है फिर बाद में वसूला भी आपसे ही जाएगा, तो आपको सोच समझ के वोट देना चाहिए। बट हाँ, वो तभी होगा जब आप पढ़े लिखे रहोगे। अगला क्लास जो कि आने वाली पीढ़ी जो है वो क्लास एजुकेट मतलब मिलेगी, अपने ध्यान रखना है कि
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बहुत कम थी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि लोग की लाइफ सिर्फ 32 साल एवरेज हुआ करती थी, और ऑन एन एवरेज 32 ईयर्स में डेथ हो जाती थी लोगों की। क्यों? मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्लास लोगों की डेथ हो जाती थी। हाई इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, इन्फेंट मतलब वो बच्चे जो 1 साल तक के हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, विद इन 1 ईयर, छोटे बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, ठीक है। जानवरों के बच्चों में और इंसान के बच्चों में यही एक मेजर डिफरेंस है, जो इंसान के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बहुत सारा टीका वगैरह लगता है, बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है। अब अगर बात करें इन्फेंट की, तो उनकी मौत भी बहुत ज़्यादा होती है। 1000 बच्चे अगर पैदा हुए, न्यू बॉर्न बेबीज, उनमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाती है। क्यों? टीकाकरण का जमाना नहीं था, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, घर पे ही बच्चे पैदा होते थे, जिसकी वजह से क्लास कई बार जो वुमेन की हेल्थ है, जो मदर की हेल्थ है, लेबर पेन में कई बार उनको भी दिक्कत होती थी, और छोटे बच्चे हैं क्लास, वो विद इन 1 ईयर 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो तभी आपने देखा होगा आपके दादा जो ताऊ जी हैं, दादा, उनके देखना बच्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे, और उनसे और पीढ़ी में और ज़्यादा बच्चे होंगे, तो बच्चे बहुत पैदा होते थे और बहुत बच्चों की डेथ हो जाती थी। लास्ट है क्लास हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे उस टाइम तक। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में लगभग 73% लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे क्लास, और सेकेंडरी सेक्टर में 10% और सर्विस सेक्टर में 17% लोग। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। और 1951 के डेटा की बात करूं, ये 51 का डेटा है। सेकेंडरी में 10, टर्चरी में 17 और प्राइमरी में लगभग 73% लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लास रीजनल वेरिएशन है। तो इसका एनालिसिस अगर हम करें, तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर लगभग 75% लोग खेती बाड़ी पे डिपेंड है, और बाकी दोनों सेक्टर पे सिर्फ 25% लोग डिपेंड है। अनबैलेंस ग्रोथ, देखो ग्रोथ तभी बैलेंस होगा जब तीनों सेक्टर में लोग बराबर बराबर काम करेंगे। भैया अनाज उगाए जा रहे हो, जब तक कारखाने में क्लास उसको बनाओगे नहीं, फिनिश गुड्स अलग अलग चीज़ सप्लाई नहीं करोगे तो फायदा क्या? तो ये अनबैलेंस ग्रोथ है। और रीजनल वेरिएशन, कुछ स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अपने लोगों को, वर्क फोर्स को, सरकार नहीं, देखो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए नियम कानून बनाती है, जिसका बेनिफिट लोगों को होता है। इन स्टेट्स ने बनाया, और इनके लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर तक मूव करने लगे। तो इन सेक्टर के लोग जो है, आपको ज़्यादातर कारखाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, अपना धंधा, बिजनेस, व्यापार करने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन सच एज उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए क्लास, क्योंकि इनकी सरकारों ने एग्रीकल्चर को ही सपोर्ट किया और वो खेती बाड़ी करने में ही लगे रहे। तो इसको बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। लास्ट टॉपिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अंग्रेजों ने हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। बट कहते हैं कि जहां बुराई होती है तो कुछ अच्छाई भी आ ही जाती है, और वो अच्छाई आई क्लास अपने कॉलोनियल रूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे यहाँ से सामान को ले जाने के लिए, और अपना दबदबा बनाने के लिए क्लास उनको दो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी था। सबसे पहला है क्लास रेलवेज। गांव गांव में किसान अनाज उगाता है, तो भैया रोडवेज, रेलवेज तो डेवलप करना ही था, ताकि किसान का अनाज ले जाके बंदरगाह तक ले जा सके। फिर बंदरगाह से तो समुद्री जहाज के थ्रू ले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, ब्रिटेन में। तो इसीलिए क्लास रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। ध्यान रखना, पहली ट्रेन चली, पहली ट्रेन कब चली क्लास? 16 अप्रैल 1853 में ये पहली ट्रेन चली। और रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो 1850 में हुआ। ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1850। रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो 1850 में हुआ, लेकिन पहली ट्रेन चली मुंबई से लेकर थाने तक, वो चली क्लास 33.8 किलोमीटर की इन 57 मिनट। तुम्हें ये नंबर याद रखना नहीं है, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड याद रखना है ना, स्विस कनाल का डेट याद रखना है, 1850 में ट्रेन चली वो याद, 1850 में इंट्रोड्यूस किया वो याद रखना है, और पहली ट्रेन चली 1853, बट इंट्रोड्यूस वाला डेट इंपॉर्टेंट है 1850। दूसरा क्लास इन्होंने क्लास कम्युनिकेशन। अब इन्हें ऑर्डर पास करने थे, कहीं पे लोग मान लो भड़क गए, कहीं 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 लोग क्या करते थे कि पुलिस स्टेशन को ही जला दिया करते थे, अंग्रेजों को मारा पीटा करते थे वहाँ के, जो इतना प्रताड़ना करोगे तो क्या होगा। तो उन पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्लास पोस्ट और टेलीग्राफ बनाया। पोस्ट मतलब डाकखाना, आज तो मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना है, मल्टीपल दोस्त मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो। पहले पोस्ट था, पोस्ट के अंदर क्या होता था? डाकखाना, चिट्ठी, चिट्ठी लिख के भेजा करते थे, 10 दिन में चिट्ठी पहुंचेगी, फिर वो रिप्लाई देगा, 15 दिन में रिप्लाई आएगी। कितना पेशेंस हुआ करता था लोगों के टाइम पे। आज अगर किसी को आपने मैसेज किया, भाई उसने अगर 1 मिनट 2 मिनट तक नहीं पढ़ा आपका मैसेज, तो भैया फिर तो आफत आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पहले लोग कुछ लिख के भेजते थे, 10-15 दिन बाद जो है वो लेटर चिट्ठी आता था। लोग पेशेंस करते थे, आंसर का वेट करते थे। आज तो वीडियो कॉल करके दिखाओ, है कि नहीं? तो वो जमाना उस टाइम का था।
तो पोस्ट ये था आम जनता के लिए, और टेलीग्राफ एक मशीन इक्विपमेंट हुआ करती थी जहाँ पे क्लास ये क्या करते थे, सरकार के पास एक इक्विपमेंट होता था जहाँ पे वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली क्लास मैसेज भेजा करते थे। जैसे सरकार को कुछ मैसेज भेजना है किसी जगह पे कि कोई रूल लागू करना है, कुछ बताना है, तो वो क्लास इसके थ्रू हुआ करता था। पोस्टल सर्विस था पब्लिक पर्पस के लिए, और सरकार टेलीग्राफ का यूज करती थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये दो चीजें उन्होंने डेवलप करी। लेकिन रेलवे को बनाने में क्लास सरकार का पूरा देश का जो बजट है ना हमारे इंडिया का, वो बिगड़ गया था। पूरा पैसा सरकार ने देश भारत का ही लगाया, रेलवे लाइन बिछाई गई, रेलवे बनाई गई, बट हाँ उसकी वजह से क्लास काफ़ी लोगों को रोजगार मिला और आज हम लोग रेलवे की फैसिलिटीज़ ले पा रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उन्होंने डेवलप करी, कम्युनिकेशन और रेलवे। इम्पैक्ट ऑफ रेलवे, रेलवे के आने की वजह से क्या हुआ क्लास, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी ना वो खत्म हो गई हमारी, और जो जियोग्राफिकल बैरियर था यहाँ से वहाँ तक जाने का, वही डिस्टेंस जियोग्राफ, आप कहीं भी आप इजीली आप पहुँच सकते हो, ये आपको फैसिलिटी मिल गई। सामान को भी दूर दराज भेजा जा सकता है क्लास, और मार्केट एक्सपेंड हुई। आपका समाज, मान लो बंगाल में कोई चीज़ बनाई जा रही है तो वो अलग अलग जगह भेज, असम में कोई चीज़ बनाई जा रही है तो वो देश के अलग अलग जगह, चाहे पूरे देश में असम से आ जाती है क्लास, केरला से आ जाती है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं क्लास, यूपी से गन्ना हो गया, अलग अलग मक्का हो गया, हम लोग अलग अलग जगह भेजते हैं। तो वो पॉसिबल हो पाया क्लास रेलवे के आने से, और मार्केट भी एक्सपैंड हुई, मार्केट को हर चीज़ क्लास मिलने लगी, और क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं हमारा बढ़ने लगा रेलवे के आने से। ये इम्पैक्ट हुआ रेलवे का, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल 3 नंबर में आ जाता है। तो फाइनली अंग्रेजों ने हमारे देश को बहुत लूटा, बहुत शोषण किया, प्रताड़ना करी। लोग क्लास, कई लोग तो अंग्रेज मतलब गुलामी में ही पैदा हुए, गुलामी में ही क्लास उनकी पीढ़ी चली गई, गुजर गए। लेकिन जहाँ बुराई है वहाँ कुछ अच्छाई भी हो गई क्लास। तो ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो ना चाहते हुए अंग्रेज हमें दे गए। जैसे सबसे पहला सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, मारपीट के अनाज उगाया जा रहा था, ज़्यादा काम करवाया जा रहा था किसानों से, है ना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत, लेकिन फिर भी अनाज तो ज़्यादा उग रहा था, तो कहीं ना कहीं क्लास हमें अनाज मिल रहा था। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे आया, वो एक अच्छा माध्यम बना ट्रांसपोर्टेशन का। लोगों से बोला जा रहा था कि भाई आप जो है वो उगाओ, जूट, सिल्क, इंडिगो उगाओ, हम आपको पैसे देंगे। तो पैसे मिला तो लोग पैसे भी खर्च करने लगे। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी इकॉनमी। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं मॉनेटरी इकॉनमी को प्रमोट किया। फेमाइंस, जहाँ पे भुखमरी, सूखा पड़ जाता है, भुखमरी छा जाती है, वहाँ पे क्लास अनाज भेजने का काम रेलवे के थ्रू से होने लगा। भाई आज अगर मान लो गांव में आपके रिश्तेदारों की दिक्कत हो रही है, वो तो आप उनको पैसे भेज दोगे ना। पहले ज़माने में आपको रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो रही है गांव में, तो आपको पता भी नहीं आप कहीं और रह रहे हो, तो पता करते करते चिट्ठी 10-15 दिन में आएगी, और आप क्या भेज दोगे, उनको भेजने का कोई साधन नहीं था, तो आपको जाना पड़ता था। और जाओ कैसे, जाने का भी प्रॉपर साधन नहीं है, बहुत कहीं फंस गए तो फंस गए, आ गए। भाई आजकल थोड़ी फ्लाइट पकड़ ली, ट्रेन पकड़ लिया, आप पहुंच गए तुरंत ही, हर जगह रूट बना हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन आज स्ट्रांग हो गया, नहीं, हाईवे बने हुए नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं था। तो रेलवे के थ्रू क्या करते, जिस जिस स्टेट में अनाज की पैदावार अच्छी नहीं हुई, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उस स्टेट तक अनाज पहुंचाया जाता था रेलवे के थ्रू। तो भुखमरी कहीं ना कहीं कंट्रोल होने लगी। हमें सरकार का, अंग्रेजों का बना बनाया सेटअप मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें पूरा का पूरा बना बनाया मिल गया, जिसकी वजह से क्लास जो इंडियन इकोनॉमिक्स थे, इंडियन प्लानर्स थे, उनको क्लास काफ़ी हेल्प मिला। मतलब एक लोअर हाउस, अपर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ये सब बना बनाया हमको मिल गया। फिर हमने अपने हिसाब से काम चालू किया। लाइक एक स्कूल है, वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन कोई दूसरा आदमी आके उस स्कूल को चलाएगा, तो स्कूल तो बना बनाया मिल गया ना, फिर पढ़ाएगा वो अच्छे से। अब तो उसी तरीके से क्लास अंग्रेज के नियम कानून अच्छे नहीं थे, अंग्रेजों के बायस थे, अपने फायदे के लिए कर रहे थे सब कुछ, और उन्होंने ही लड़ाई कराई क्लास। बेसिक जो जड़ आज हिंदू मुस्लिम के जो जड़ है, फूट है, नींव गिरी हुई है, वो उन्होंने ही डाली हुई है, ठीक है। नहीं तो सब भाईचारे के हिसाब से रहते थे, और रहते भी हैं अभी। लेकिन क्लास कुछ लोग अपना पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाने के लिए क्लास वही डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी आज भी अपनाते हैं। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो बनाया गया, और ऐसा सेटअप हमें पूरा का पूरा सेटअप मिल गया, और फिर हमने क्लास उसको, हमारे सरकार ने उसको कंटिन्यू किया, और देश के भलाई के लिए पॉलिसीज बनाने चालू कर दी। ये है क्लास पूरा का पूरा पहला चैप्टर, और हमने क्लास यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर दिया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप पहला चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब भी लो, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से लर्न कर लो। कैसा लगा मुझे बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना, शेयर करना क्लास अपने दोस्तों में इस वीडियो को। फिर मैं सेकंड चैप्टर भी लेके आऊँगा धीरे धीरे। आप मुझे बताना पार्ट वाइज कराना है या वन शॉट, जो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में सलाह दोगे, मैं उसको क्लास जरूर मानूंगा, उसके हिसाब से काम करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा, वो सीखने को मिला होगा। डेटा भी मैंने बता दिया, सब कुछ आपको इतना ही करना है, और ज़्यादा हुआ नहीं है, इतना ही करना है, इतना याद कर लो, बहुत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।